जय हिंद दोस्तों। हम लोग आपातकाल टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आज पढ़ेंगे आपातकाल की कौन कौन सी घोषणाएं कब कब हुई। तो ठीक है, देखते हैं। आपातकाल की अब तक की गई घोषणाएं इस प्रकार। आपातकाल अभी तक 3 बार, कितने बार लगा है हमारे यहाँ भारत में आपातकाल? तो 3 बार, ठीक है, याद होना चाहिए। चीन के आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण के चलते, दूसरा पाकिस्तान से युद्ध के चलते, और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया। लेकिन सर्वाधिक आलोचना इसकी होती है जो 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया। तो हम जानते हैं आगे क्यों हो रहा है ऐसा। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो अक्टूबर 1962 में, नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अब जो अरुणाचल प्रदेश है में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था। मतलब पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल था कहाँ लगाया था? नेफा में लगाया था। कहाँ लगाया था? नेफा में। और नेफा में क्यों लगाया था? चीन के आक्रमण के कारण। क्यों? आपको पता है कि आज भी अरुणाचल प्रदेश से और चीन का हमारा सीमा विवाद चलता है, तो नेफा में लागू किया था। और है जनवरी 1968 तक जारी रहा। मतलब कब तक? जनवरी 1968 तक ये जारी रहा। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं। ये आप देखिए, 1962 से आपातकाल लगा और 6 साल तक लगता रहा 1968 में। जब हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा 1965 में, तो हमें फिर से आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि वो पुराना वाला आपातकाल ही चल रहा था। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया था। दूसरा आपातकाल कब लगा? 1968 में जैसे ही खत्म किया 3 साल बाद फिर लग गया। और ये कब लगा? दिसंबर 1971 में। ठीक है, और इसमें क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावित था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। आपको ये देखना है, जब 1962 में लगा तो 1965 के युद्ध में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि 62 वाला पहले ही से चल रहा था चीन के आक्रमण के कारण। जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो फिर 1971 का पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ, और उसी के चलते एक तीसरा आपातकाल लग गया, जो है कौन सा? जून 1975। दूसरी तथा तीसरी दोनों ही आपातकाल घोषणाएं मार्च 77 में समाप्त की, और दोनों ही ये दूसरी और तीसरी जो आपातकाल घोषणाएं हैं ये मार्च 1977 में समाप्त कर दी। ठीक है, ये बात है। पहला 6 साल 62 से 68 चला, ये भी 6 साल चला 71 से 77 तक। तो अब हम देखते हैं कि भाई इनमें क्या अंतर है। पहली 2 आपातकाल घोषणा जो 62 और 71 में की गई, ये बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई। 62 वाला चीन के आक्रमण के आधार पर और 71 वाला पाकिस्तान के आक्रमण के आधार पर की गई। जबकि तीसरी आपातकाल घोषणा जो 1975 में हुई थी, ये आंतरिक उपद्रव अर्थात इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर हुई। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध उनके भड़का रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे? पुलिस को और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे। ठीक है, इसलिए लगाएंगे। तो ये आगे समझ में, हमने कहा पुलिस को और सशस्त्र बलों को कुछ लोग भड़का रहे हैं। ठीक है, 1975 में घोषित आपातकाल, आंतरिक आपातकाल सबसे ज्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ था। उस समय क्या हुआ था? आपातकाल के दौरान अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। मतलब जो आपको ये आपातकाल लगाने के अधिकार मिल गए, इनने आपका क्या किया? दुरुपयोग किया। तो इनके विरुद्ध कैसा होगा? व्यापक विरोध होना चालू हो गया। आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई। एक तो इस आपातकाल के बाद क्या हुआ? 1977 आया, लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी थी वो हार गई और सत्ता से बाहर हो गई पहली बार, और जनता दल सत्ता में आ गया। अब सत्ता में कौन आ गया? अब सत्ता में जनता दल आ गया। और इस सरकार ने 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सहाय आयोग का गठन किया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सहाय आयोग का गठन कौन सी सरकार के कारण में किया गया था?
तो मोरारजी देसाई की सरकार के कार्यकाल में सहाय आयोग का गठन किया। तो सहाय आयोग का काम क्या था? सहाय आयोग का काम था कि आपातकाल जो 1970 में इंदिरा गांधी लगाया था, उसमें उनके कारण क्या थे, उनकी परिस्थितियां क्या थी, उन्हें पता लगाने के लिए सहाय आयोग का गठन किया। आयोग ने आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया। जो सहाय आयोग था, इसने कहा यह आपातकाल तर्कसंगत नहीं था, अतः इसके आधार पे सहाय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 44वां संशोधन 1978 आया, और जिसमें आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के कई उपाय बताए गए। मतलब 44 संशोधन 1978 ने क्या किया? आपातकालीन अधिकारों को रोकने के लिए कई उपाय किए। ठीक है, ये बात होगी सहायक का बात कर। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन पे। किस पे? राष्ट्रपति शासन पे। तो अब हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन पे। किस पे? राष्ट्रपति शासन पे। पहले समझेंगे राष्ट्रपति शासन के आरोपण के आधार, किस आधार पर राष्ट्रपति शासन को आरोपित किया जाता है, इसे देखेंगे हम लोग पहले। तो अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। मतलब अनुच्छेद 355। पहले तो आप ये देखो कौन सा आर्टिकल? 355 है। प्रत्येक राज्य को, मतलब एक दो राज्य को नहीं, प्रत्येक राज्य की बात हो रही है। को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। आक्रमण कैसा होना चाहिए? बाहरी होना चाहिए। और अशांति कैसी होना चाहिए? आंतरिक होना चाहिए। इसे बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। कैसे विवश करता है, इसे हम समझते हैं। तो इससे संबंधित अनुच्छेद 355 है, और 355 में क्या लिखा है? यह संघ का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षित करे, और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए। तो ये किसका कर्तव्य है? संघ का कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य है? कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से उसकी रक्षा करे, और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए। मतलब एक तो रक्षा करो, दूसरी बात सुनिश्चित करो। सुनिश्चित करो कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार वहां सरकार चल रही है। ठीक है, इस अनुच्छेद का जो मूल उद्देश्य है, यह कर्तव्य है, अधिकार नहीं। संघ का एक कर्तव्य है, तो ये क्या है? संघ का कर्तव्य है। ये देखिए यहाँ जो कर्तव्य लिखा है, ये कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, अर्थात ड्यूटी है, पावर नहीं है। यानी केंद्र को ये कहा गया है, अगर राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो सिर्फ देखो, मत कार्रवाई करो। मतलब अगर राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको कार्रवाई भी करना है। यह अनुच्छेद संघीय ढांचे में संघ की जिम्मेदारी तय करता है। भारत का ढांचा संघीय है, जब ढांचा संघीय है तो संघ की कुछ जिम्मेदारी भी होती है। इसका मतलब है कि राज्य के अंदर अगर हिंसा, विद्रोह या प्रशासनिक असफलता हो, चाहे अगर हिंसा हो या फिर कोई विद्रोह भड़क जाए या उसमें प्रशासन असफल हो जाए, तो केंद्र का मौन रहना संविधान के प्रति लापरवाही होगी, क्योंकि ये संघ का कर्तव्य है कि वह संघीय ढांचे की जिम्मेदारी तय करें। ठीक है, संघीय ढांचे में संघ की जिम्मेदारी है राज्यों की रक्षा करना, उसका कर्तव्य है, और यह संविधान के प्रावधानों का पालन होना सुनिश्चित करना भी संघ का कर्तव्य है। यहाँ कर्तव्य शब्द को समझते हैं। यह शब्द अनिवार्यता को दर्शाता है, मैंडेटरी ड्यूटी को दर्शाता है, यानी केंद्र चाहे या न चाहे उसे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, ये कर्तव्य है। और बाहरी आक्रमण का मतलब है विदेशी खतरा, जैसे पाकिस्तान और चीन का आक्रमण। और आंतरिक अशांति मतलब है आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह एक कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, एक इंसर्जेंसी हो सकती है, एक ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है, इसका मतलब है अगर राज्य सरकार संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य कर रही है, जैसे धर्म आधारित शासन चालू कर दिया हो या कानून विरोधी नीतियां बना रही हो, तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। अब आपको एक एक शब्द समझ में आ गया होगा। सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार किस प्रकार चलती है। मतलब अनुच्छेद 356 की पृष्ठभूमि देखें तो अनुच्छेद 355 ही अनुच्छेद 356 की आत्मा है।
यानी जब केंद्र देखता है कि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब वही कर्तव्य निभाने के लिए 356 लागू करता है। तो 355 को आप एक चश्मे की तरह देखेंगे। 355 में जो 5 हैं वो चश्मे के 2 शीशे हैं, 2 शीशे, और जो 3 जो है वो उसका डंडे है। वो सच उस चश्मे से जब देखता है तो उसे दिखता है कि राज्य पे खतरा है, राज्य पे जो शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है या कोई बाह्य आक्रमण का खतरा है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन वो 56 से लगाएगा। आर्टिकल 355 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन एंड आर्टिकल 356 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट। वो जस्टिफिकेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है। 55 और 56 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1992 में जब उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई। इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट गई, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। केंद्र ने आर्टिकल 355 के तहत यह कहा कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है। इसके आधार पर राष्ट्रपति ने 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यानी पहले केंद्र ने कर्तव्य निभाने का हवाला दिया, फिर क्रिया की। ठीक, पहले ड्यूटी निभाने का हवाला दिया, फिर एक्शन लिया। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 355 केंद्र को शक्ति नहीं देता कि वह स्वतः राज्य सरकार को हटा दे। अनुच्छेद 355 केंद्र को ऐसी शक्ति नहीं देता कि वह स्वतः राज्य सरकार को हटा दे, बल्कि यह कर्तव्य है जो अनुच्छेद 356 के प्रयोग को औचित्य प्रदान करता है। 355 अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 356 उसी का प्रमाण है। अब क्या है, कुल मिला के यह है, अनुच्छेद 355 का उद्देश्य राज्यों की संवैधानिक रक्षा है। उसकी प्रकृति कर्तव्य निभाने वाली या अधिकार वाली नहीं है। उसका उपयोग 356 के औचित्य के रूप में होता है। इसका 355 का उपयोग 356 के ही औचित्य में है। आप चलते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन कह रही है कि इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। मतलब इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए जो ऊपर में कर्तव्य बताया है, इस कर्तव्य मतलब ऊपर में जो कर्तव्य बताया, उसके अनुपालन के लिए केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल होने पर, कहाँ पे, राज्य में संविधान तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेती है, ये बात हो रही है। इसके लिए हमें अनुच्छेद 356 पढ़ना पड़ेगा और 356 में कहा यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर सकता है। यहाँ संतुष्ट शब्द से राष्ट्रपति की संतुष्टि का क्या शब्द है? यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि से मतलब है कि राष्ट्रपति को सब्जेक्टिव सेटिस्फिकेशन है, लेकिन अब वो भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन हो गया बोम्मई केस 1994 के बाद। इसका मतलब है कि वह असफलता संभावित नहीं बल्कि वास्तविक हो चुकी है। इसे कहते हैं राष्ट्रपति की संतुष्टि। संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, मतलब जब यह कोई राजनीतिक असहमति नहीं है, इसका मतलब संवैधानिक मशीनरी का पूर्ण विफल हो जाना। ये कोई राजनीतिक असहमति को हम संविधान के अनुसार नहीं कह सकते, बल्कि जब संवैधानिक मशीनरी पूर्ण रूप से विफल हो जाए तो हम कह सकते हैं संविधान के अनुसार नहीं चल रही। कर्नाटक में 1989 में राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रपति ने उसी आधार पर अनुच्छेद 356 लागू कर दिया। बाद में यह मामला एसआर बोम्मई केस में पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल बहुमत पर संदेह के आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करना असंवैधानिक है। पहले सदन में फ्लोर टेस्ट तो करवा लेते। मतलब राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेज दी कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है और इधर केंद्र सरकार ने ऐसा राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो राष्ट्रपति केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्य कर सकता है, ऐसा है तो ये गलत है। मतलब यहाँ क्या है
राष्ट्रपति केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्य कर सकते हैं, ये गलत है, या अन्यथा अदरवाइज शब्द से यह शक्ति स्वतंत्र है। आप नहीं समझोगे। राजनीतिक असहमति भी संविधान विरोधी स्थिति से मानी जा सकती है? नहीं, यह केवल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन पर लागू होती है। देखिए, इसमें पता क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप एसआर बोम्मई केस है, एसआर बोम्मई केस के बाद राष्ट्रपति का या फिर केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वो केवल हवा हवाई के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करे। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कोई ना कोई ठोस औचित्य होना जरूरी है, ये जो बात है, ठीक है। यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। किसको राज्य आपात कहते हैं? तो राष्ट्रपति शासन वाली बात जो है उसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 धाराओं पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही उल्लिखित है तथा दूसरा अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, या फिर राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। मतलब राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर भी, और कभी कभी तो राज्यपाल जो विवरण नहीं देगा उसके बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। 356 से कैसे लगेगा राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि वो स्थिति आ गई कि राज्य में जो सरकार है वो संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं चल सकती। इसके लिए राष्ट्रपति 2 तरीके से काम करेगा। देखिए, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को कि राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार है। मतलब यदि राष्ट्रपति को ऐसा संतोष हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती तो वह घोषणा कर सकता है कि राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। यहाँ राष्ट्रपति का संतोष प्रेसिडेंट सेटिस्फिकेशन कहा गया है और यह सब्जेक्टिव सेटिस्फिकेशन है, यानी यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत संतोष नहीं है। व्यक्तिगत संतोष है लेकिन जिसे न्यायालय पहले चुनौती नहीं दे सकता था। मतलब एसआर बोम्मई केस आया 1994, इसके बाद यह जुडिशियल रिव्यूएबल हो गया है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का संतोष न्यायालय द्वारा जांचा सकता है कि यह मालकाना, मनमाना या दुर्भावनापूर्ण तो नहीं है, ठीक है। और अगली बात करके यदि वह अस्वस्थ है, राष्ट्रपति अस्वस्थ की स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं रहा है, विधानसभा काम नहीं कर पा रही, राज्य में हिंसा, अराजकता, असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, तो केंद्र के निर्देशों की अवहेलना हो रही है अनुच्छेद 365 से संबंधित, तो ये वाला है इसका, ठीक है। और राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। अनुच्छेद 356 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य सूचना के आधार पर यह घोषणा कर सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर रिपोर्ट गलत या पक्षपातपूर्ण है तो कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। एक तो राज्यपाल की रिपोर्ट की जांच हो सकती है, आप ध्यान रखना, ठीक है। एसआर बोम्मई केस में यही हुआ। राज्यपाल ने बिना परीक्षण के कहा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और राष्ट्रपति ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। कर्नाटक में 1989 में राज्यपाल ने झूठी रिपोर्ट भेजी कि मुख्यमंत्री बोम्मई ने बहुमत खो दिया। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रत्यक्ष आधार की बात करें, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि यह माने कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। मतलब यदि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा है, आर्टिकल 256 में लिखा है कि राज्यों का दायित्व है कि वे केंद्र के कानूनों और निर्देशों का पालन करें। यदि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य XYZ को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू करना है और राज्य ने जानबूझकर इनकार कर दिया तो यह अनुच्छेद 365 का उल्लंघन होगा। मतलब राज्य यदि जानबूझ के मतलब XYZ राज्य को अगर केंद्र कह रहा है कि ऐसा करना है और राज्य उसका इनकार कर देता, वो भी अकारण अर्थात जानबूझकर, तो 365 का उल्लंघन होगा।
राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का मामला है। कोर्ट ने कहा कि केवल असहमति या केंद्र के निर्देश ने मनमाना राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार नहीं है, इसे वास्तविक संवैधानिक विफलता साबित करना होगा। मतलब कोर्ट ने कहा केवल असहमति या केंद्र के निर्देश से ना मानना राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार नहीं है, इसे वास्तविक संवैधानिक विफलता साबित करना होगा। ठीक है। और रही बात इसकी, यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि यह माने कि राज्य सरकार संविधान के प्रबंध के अनुरूप नहीं चल रही है। इसका मतलब है केंद्र यदि देखे कि राज्य जानबूझकर केंद्र का संवैधानिक आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, और फिर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पंजाब में जब 1987 में जब आतंकवाद चरम पर था और केंद्र के निर्देशों की अनदेखी हो रही थी, तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तमिलनाडु में जब राज्य में लिट्टे के खिलाफ केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया, तो अनुच्छेद 356 लगाया गया। खैर छोड़िए, आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हम लोग इसे आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित हो सकता है। एक तो 356 में उल्लेखित है तथा दूसरा अनुच्छेद 365 में। तो हम पहले आधार को समझते हैं। पहला आधार है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार है कि यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई, मतलब 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। वो क्या अधिकार देता है? कि यदि वह आश्वस्त है, कौन आश्वस्त है? राष्ट्रपति आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के आधार पर, राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना भी प्रतिक्रिया जारी कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही। तो 356 के 1 में क्या है? फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। मतलब राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। इस घोषणा के साथ राज्य की कार्यपाल का शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। इस घोषणा के बाद क्या होता है? राज्य की कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है और राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र शासन चलाता है। तो राज्य की विधानसभा निलंबित की जा सकती है, भंग की जा सकती है और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र क्या करता है? केंद्र शासन चलाता है। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 1977 में 9 राज्यों में आपातकाल समाप्ति के बाद कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त किया गया। 1992 में उत्तर प्रदेश की बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया। विध्वंस के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 2016 में उत्तराखंड में जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन न्यायालय ने बहाल किया। SR बोम्मई को उसके बाद जुडिशियल रिव्यू संभव होगा राष्ट्रपति शासन पे। तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा हेतु हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, परंतु यह शक्ति असीमित नहीं है क्योंकि इसे न्यायपालिका ने नियंत्रित कर रखा है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, SR बोम्मई केस 1994 के माध्यम से। अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्य किसी सूचना के आधार पर भी कार्रवाई कर सकता है। अब ये है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से एक तो रिपोर्ट पे या इसके अलावा दूसरे ढंग से कार्रवाई कर सकता है। इसका भी संबंध 356 के 1 से ही है। 356 के 1 में है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं रहना है। यदि अन्य स्रोत जैसे मीडिया रिपोर्ट से, विधानसभा का अराजकता से कोई हिंसा हो जाए या बजट पास नहीं हो पा रहा है विधानसभा में, इससे यह सिद्ध हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी रिपोर्ट के आधार पर भी घोषणा कर सकता है। 1989 में कर्नाटक में राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन लगाया गया क्योंकि विधायिका में बहुमत अस्थिर था। तो 89 में कर्नाटक में राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया क्योंकि विधायिका में उनका बहुमत कैसा था? अस्थिर था। आपका हो नहीं, कर्नाटक में तो 1994 में रिपोर्ट भेजा था राष्ट्रपति, तो वो 89 की बात कर रहे हैं, 94 की बात अलग है। ठीक है। 2016 में उत्तराखंड में केंद्र ने राज्यपाल की रिपोर्ट का हवाला दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ना कि राजनीतिक। ठीक है, रिपोर्ट भी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, कोई राजनीतिक रिपोर्ट नहीं होना।
इसका आशय है कि राष्ट्रपति की भूमिका से राज्यपाल की रिपोर्ट का मोहर लगाने वाला पद नहीं है। वह स्थिति की स्वतंत्र आकलन कर सकता है, लेकिन यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य, पहले हम चलते 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही। मतलब अब क्या होगा, राष्ट्रपति के लिए कैसा होगा, विधि संगत होगा कि वह स्थिति को क्या करे, संभाले। और कैसे संभालेगा कि वह राज्य सरकार जो है ना संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल पा रही है, इस प्रकार से। तो यहाँ इसका मतलब है अनुच्छेद 365 कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फेल्यूर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। मतलब यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन का पालन नहीं करता या उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं करता, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 1959 में केरल में केंद्र के निर्देशों की अवहेलना पर केरल की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। 1980 में तमिलनाडु में केंद्र ने राज्य सरकार से कुछ निर्देशों के पालन की मांग की और असहमति के बाद राष्ट्रपति शासन वहां भी लगा। 2005 में बिहार में विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने पर और केंद्र के निर्देशों की अवहेलना के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मतलब अनुच्छेद 365 स्वयं में राष्ट्रपति शासन लागू करने का स्वतंत्र प्रावधान नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 356 को सक्रिय करने का पूरक आधार है। स्वयं में राष्ट्रपति शासन लागू करने का स्वतंत्र प्रावधान तो नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 356 को सक्रिय करने का पूरक आधार है। यह कहता है कि केंद्र के निर्देशों की अवहेलना बराबर संविधान की अवहेलना। आप पढ़िए फिर से इस लाइन को। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चला। वो विधि संगत का मतलब होगा अनुच्छेद 356 के अनुसार। ठीक है, मतलब ये है कि राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य दंड नहीं है, सुधार है, ताकि राज्य में पुनः संवैधानिक शासन बहाल किया जा सके। संविधान की प्रस्तावना प्लस अनुच्छेद 356 का 3 इसमें है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लागू किया जा सकता है। इसे संसद दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए आवश्यक है। इसमें क्या है, दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक कुछ शर्तों के तहत, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल या निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ये 3 साल के लिए हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः 6 महीने के लिए लागू करते हैं और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है एक वर्ष के लिए बढ़ता है, फिर वो अनंत काल तक बढ़ता रहता है। जब इसमें क्या होता है, अधिकतम 6 महीने की लागू होगा और संसद की दोनों स्वीकृति आवश्यक है। और फिर इसकी क्या होती है, अधिकतम अवधि इसे 6 करके मैक्सिमम 5 बार बढ़ाया जा सकता है। कितना 36 महीना, तो 6 करके 6 बार बढ़ा दोगे तो 36 महीना हो जाएगा। यानी 3 वर्ष तक कुछ शर्तों के तहत, जैसे निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर या राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर, तो राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य दंड नहीं सुधार है, ताकि राज्य में पुनः संवैधानिक शासन बहाल किया जा सके। ठीक है, संविधान के प्रस्तावना और अनुच्छेद 356 के 3 को आप यदि पढ़िए तो आपको पता चलेगा राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लागू हो सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। 6 महीने तक भी लागू कर रहे हैं तो संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। और अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक कुछ शर्तों के तहत, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल या निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। जम्मू कश्मीर में 2018 से 2019 तक राष्ट्रपति शासन, फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया हमने जम्मू कश्मीर को। पंजाब में 1987 से 1992 तक 5 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन चल रहा, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने कहा कि यह संघीय भावना के विरुद्ध था। इसके लिए हमने अलग से प्रावधान किए थे। राष्ट्रपति शासन कोई सजा नहीं है, बल्कि संविधान की मरम्मत का साधन है। उद्देश्य यह नहीं कि राज्य सरकारें खत्म की जाएं, बल्कि संविधान के ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। राष्ट्रपति शासन पर न्यायिक नियंत्रण अर्थात जुडिशियल रिव्यू संभव है।
एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसके निर्णय का सार है कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा का योग्य है, अर्थात वो भी जस्टिसिएबल है। राष्ट्रपति की संतुष्टि पूर्णतः निजी अर्थात एब्सोल्यूट नहीं है, यह न्यायालय द्वारा जांची जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग करने से पहले सदन में बहुमत परीक्षण आवश्यक है। राज्य विधानसभा को यदि भंग कर रहे हैं तो आपको पहले सदन में फ्लोर टेस्ट करा लेना चाहिए। इस निर्णय ने अनुच्छेद 356 को राजनीतिक हथियार बनने से रोका और अब कोई केंद्र सरकार सिर्फ राजनीतिक कारणों से राज्यों की सरकार नहीं गिरा सकती। तो मतलब राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप न चले तो अनुच्छेद 356 के आधार पर संवैधानिक विफलता पर आक्षेप कर सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश 1992 में किया था। राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य सूचना पर कार्रवाई 356 की 1 के तहत कर सकता है। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, जैसे उत्तराखंड में 2016 में किया। केंद्र के निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई कर सकता है, ये 365 में है। मतलब संविधान की अवमानना के आधार पर, जैसे केरल में 1959 में किया। राष्ट्रपति शासन की अवधि 356 की 3 में है, प्रारंभ 6 माह से और अधिकतम 3 वर्ष। पंजाब में 87 से 5 सालों तक लागू रही, लेकिन उसके लिए विशेष प्रावधान किए। न्यायिक नियंत्रण एसआर बोम्बई केस से राष्ट्रपति की संतुष्टि की समीक्षा संभव है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 356 और 365 का उद्देश्य संघीय संरचना की रक्षा करना है, न कि राज्यों को अधीन बनाना। 356 क्रियात्मक शक्ति देता है और वहीं 365 कानूनी आधार देता है, परंतु एसआर बोम्बई केस ने इस शक्ति पर लोकतांत्रिक लगाम लगाई है। अब केंद्र तभी हस्तक्षेप करेगा जब राज्य वास्तव में संविधान से भटक गया हो, न कि जब वह केंद्र से असहमत हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है, अनुच्छेद 356 केवल तभी प्रयोग होना चाहिए जब हर अन्य उपाय विफल हो जाए। यह संविधान का आपातकालीन ब्रेक है, न कि रोजमर्रा की सवाल है। अब हम लोग चलते हैं आगे में कहाँ पे, संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि। पहले से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से देखते हैं। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर, मतलब एक तो हम संसद की अनुमोदन पढ़ लेंगे और समाप्ति को बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यह जो बात लिखी है 2 महीने वाली बात, ये संविधान के, इसके लिए आपको संविधान का अनुच्छेद 356 का 3 पढ़ना चाहिए। 356 का 3 पढ़ना चाहिए। 356(3) में संविधान का प्रावधान है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा अर्थात प्रोक्लेमेशन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 2 माह के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, और यदि ऐसी कुर्सी नहीं मिलती है तो घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति शासन के आपने प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। यदि अनुमोदन नहीं होता है तो यह घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। 2016 में जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद की स्वीकृति से पहले इसे असंवैधानिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। 1980 में भी तमिलनाडु ने संसद ने समय पर स्वीकृति दी, इसलिए शासन वैध बना रहा। मतलब राष्ट्रपति शासन लगाना आसान नहीं है। पहले राष्ट्रपति घोषित करता है, फिर संसद 2 महीने के अंदर कहती है कि हाँ स्थिति सही है, वरना वह अपने आप खत्म हो जाता है। तो दोनों सदनों की स्वीकृति का मतलब है कि राज्यसभा भी इसमें बराबर भागीदारी, ताकि केंद्र की पार्टी मनमानी ना कर सके। यानी यूनियन चेक राज्य के ऊपर फेडरल कंट्रोल रखता है। अब अगली बात पढ़ेंगे, यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा पत्र लोकसभा के विकृत होने के समय जारी होता है, मतलब अगर राष्ट्रपति के शासन है, इसका घोषणा पत्र ऐसे समय में जारी हो जब लोकसभा विघटित होने वाली हो, तब क्या होगा? तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 356(3) की उपधारा पढ़ना होगी। क्या पढ़ना होगा? उपधारा पढ़ना होगा। ठीक है, यदि उसमें लिखा है कि यदि लोकसभा विघटित हो चुकी है या 2 माह के अंदर भंग हो जाती है, मतलब 2 माह के अंदर आपको स्वीकृति लेना है,
और 2 माह की स्वीकृति मिलने से पहले ही लोकसभा हो जाए भंग, तो राष्ट्रपति शासन राज्यसभा की स्वीकृति से जारी रह सकता है और नई लोकसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक के 30 दिन तक वैध रहेगा। मतलब यदि विघटित हो जाती है लोकसभा और स्वीकृति नहीं मिल पाती तो राज्यसभा से स्वीकृति ले लो, और फिर क्या, जब नई लोकसभा आएगी तो आप 1 महीने अर्थात 30 दिन के भीतर उससे क्या रहेगा, उससे स्वीकृति ले लो। नहीं लोगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा 30 दिन बाद। ठीक है। 1991 हरियाणा में जब लोकसभा भंग थी तो राज्यसभा की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन जारी रखा गया। 1977 में बिहार में लोकसभा भंग होने के बावजूद राज्यसभा की स्वीकृति से शासन जारी रहा। अगर लोकसभा नहीं है तो देश ठप नहीं होगा। राज्यसभा अर्थात एक स्थायी सदन तब तक सिस्टम का संतुलन बनाए रखता है। यह प्रावधान संविधान की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सुनिश्चित करता है। लोकसभा का विघटन केंद्र के अधिकार को रोकता नहीं है, बस उसे अस्थायी रूप से रोक देता है। ठीक है। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चल सकता है। इसके लिए आपको अनुच्छेद 356 का 4 पढ़ना होगा। 356 का 4, राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलाना है तो 356 का 4 पढ़िए। इसमें लिखा है प्रत्येक स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक प्रभावी रहता है। जम्मू कश्मीर में 2018-19 में हर 6 माह बाद संसद ने विस्तार की स्वीकृति दी थी। पंजाब में भी लगातार स्वीकृतियां देकर 5 वर्षों तक जारी रखा गया। राष्ट्रपति शासन 6 माह की वैधता का टाइमर है। हर 6 महीने बाद संसद को रिन्यूअल देना होता है। 6 महीने को यह अवधि लोकतांत्रिक जांच का प्रतीक है, यानी केंद्र हर बार संसद से जवाबदेह रहेगा। इसे अधिकतम 3 वर्ष, कितना, इसे अधिकतम 3 वर्ष, मतलब इसमें लिखा है यहाँ पे आ गए, इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का 5 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। इसमें है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक चल सकता है, परंतु हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अब स्थायी राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता। अधिकतम 3 साल के बाद राज्य में चुनाव अनिवार्य है। पहले 44वें संशोधन से पहले कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। राज्य वर्षों तक राष्ट्रपति शासन में रह सकते थे, इसलिए 44 संशोधन 1978 ने 3 वर्ष की कैप को लगाया है। ठीक है। ये बात होगी। 1 वर्ष के बाद विस्तार केवल 2 परिस्थितियों में हो सकता है। अब यहाँ की बात आ गई, यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ बात हो रही है। जैसे ये जो बात, तो 1 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति शासन को 2 परिस्थितियों में ही हो सकता है। मतलब 356 के 5 का ये और बी में ये प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद केवल 2 परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, जब पूरे भारत या उसके भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या फिर जब चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं। ठीक है। 1991 में जब पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल ज़्यादा समय तक लगाया तो सुरक्षा स्थिति खराब होने के आधार पर इसके विस्तार को वैध किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण ईसीआई ने प्रमाणित किया कि चुनाव असंभव है, तो राष्ट्रपति शासन को हमने बढ़ाया है। इसमें भी वही बात लिखी है, 2 परिस्थितियों में पूरी होगा, यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, अतः संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है। मतलब राष्ट्रपति शासन है 1 साल से ज़्यादा तभी चलेगा जब या तो देश में युद्ध या आपात में हो या चुनाव कराना नामुमकिन हो। चुनाव आयोग की राय बाध्यकारी नहीं होती पर निर्णायक मानी जाती है, यानी ईसीआई की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के 2 के तहत राष्ट्रपति किसी भी समय संवाद में नई घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन वापस कर सकता है। इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाने में संसद की अनुमति चाहिए पर हटाने में नहीं, क्योंकि यह लोकतंत्र की बहाली है।
इसे सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। संविधान चाहता है कि राष्ट्रपति शासन जितना जल्दी हो सके समाप्त हो जाए, मतलब सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। तो 356 का 3 संसद की स्वीकृति दे रहा है। 356(3) का जो उपधारा वो लोकसभा विघटित हो जाए उसकी बात कर रहा है। लोकसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा उसकी बात हो रहा है कि राज्यसभा करेगी और जब अगली लोकसभा बैठेगी तो 30 दिन के अंदर स्वीकृति मिल जाएगी। 356(4) इसकी अवधि की बात कर रहा है कि अवधि किस प्रकार हम लोग मतलब 6 माह बढ़ाएंगे, 6 माह से फिर कैसे 1 साल से ज़्यादा करेंगे। 1 साल से ज़्यादा करने के लिए तभी 2 आधार पे कर सकते हो, जब आपातकाल लगा, आपातकाल न लगा तो चुनाव आयोग या प्रमाणित करते। ठीक है। और 356(5) कह रहा है इसकी अधिकतम अवधि की बात कर रहा है कि 3 साल हो सकते हैं। 356(5) का ए और बी 1 वर्ष से अधिक विस्तार की शर्तों की बात कर रहा है। और 356 का 2 उसकी वापसी अर्थात रीवोक की बात कर रहा है। ठीक है। 356 के प्रचार में जो अवधि है वो ये है कि प्रत्येक स्वीकृति 6 माह तक चलेगी। 6 माह बाद आपको फिर से स्वीकृति लेना पड़ेगी। ठीक है। और जो 356 के 3 में संसद की स्वीकृति है वो 2 माह में स्वीकृति अनिवार्य होता है उसकी बात करता है। 356(3) की जो उपधारा है प्रोविजियो है वो लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा से स्वीकृति ले लो और नई लोकसभा के 30 दिन तक ये वैध रहेगा। ठीक है। 356 के 4 जो अवधि है वो प्रत्येक स्वीकृति 6 माह तक वैध रहेगी उसकी बात कर रहा है। 356 का 5 अधिकतम अवधि 3 वर्ष की सीमा। 356 का 5 का ए और बी राष्ट्रीय आपात चुनाव आयोग की अनुशंसा पे तुम इसे 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए बढ़ा सकते हो और इसे कर सकते हो कि तुम 3 वर्ष तक ले जा सकते हो। तो 356 का 2 वापसी की बात कर रहा है, किसी भी समय संसद की अनुमति से वापसी संभव है। मतलब 356 का अगर जीवन चक्र देखें तो घोषणा 2 माह में संसद की स्वीकृति, हर 6 माह पर नवीकरण, अधिकतम 3 वर्ष की सीमा, राष्ट्रीय आपातकाल या प्रमाणन पर विस्तार संभव है 1 बार से अधिक और कभी भी वापसी संभव है। राष्ट्रपति शासन राजनीतिक उपचार नहीं है बल्कि संवैधानिक चिकित्सा है। इसका उद्देश्य शासन गिराना नहीं बल्कि संविधान को पुनः जीवित करना है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। राष्ट्रपति शासन के परिणाम। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। पहली कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। मतलब वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में कैसे लेगा? जब राज्यपाल की शक्ति खुद प्राप्त कर लेगा और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति खुद प्राप्त कर लेगा। तो इसके लिए जो प्रावधान है उसके लिए अन्य प्रावधान है 356 का वन का ए। 356 के वन के ए में लिखा है कि राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति अब राष्ट्रपति के अधीन होगी और वह यह शक्ति राज्यपाल या किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के नाम पर शासन संचालन किया। जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा और राज्यपाल के माध्यम से वहां का प्रशासन चलाया गया। तो राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी तो अब पूरा शासन केंद्र अर्थात राष्ट्रपति के अधीन होगा और राज्यपाल क्या बन जाता है? केंद्र का कार्यकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस स्थिति में राज्यपाल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समाप्त हो जाती है परंतु गवर्नर ऑफिस समाप्त नहीं होता है। वह प्रेसिडेंट का एजेंट बनकर कार्य करता है, ना कि राज्य का संवैधानिक मुखिया बनकर। ठीक है। उसका ये तरीका बदल जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। राष्ट्रपति को राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनुच्छेद 356 का वन का ये कंटिन्यूटी क्लॉज है। ये कैसा क्लॉज है? कंटिन्यूटी बता रहा है कि एक निरंतरता बनी रहेगी। राष्ट्रपति को वही शक्तियां मिलती हैं जो सामान्यतः राज्यपाल या मंत्रिपरिषद को प्राप्त थीं, जैसे प्रशासनिक आदेश देना, कोई नियुक्तियां करना, कोई नीतिगत निर्णय लेना। मतलब कंटिन्यूटी भंग नहीं होती। भंग बदलता है कि अब वो नहीं करेंगे, अब ये करेंगे, पर काम वही रहते हैं। राष्ट्रपति को मतलब बिहार में जब 2005 में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन में सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति की स्वीकृति से हुई। पंजाब में 1990 में पुलिस बल, बजट या सभी कार्य केंद्र के नियंत्रण में थे।
राज्यपाल नाम है पर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, यानी राज्य अब केंद्र की शाखा की तरह काम करता है। ठीक है, राज्यपाल अब संवैधानिक प्रमुख नहीं बल्कि केंद्र का एजेंट बन जाता है। यह पहली बार 1951 में पंजाब में लागू हुआ था। राज्यपाल अब यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन जाता है, ना कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो पहली बार कब लगा था? 1951 में पंजाब में लगा था। और राज्यपाल किसका हिस्सा बनता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का। वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं रहता है। अब नंबर 2 फैक्ट पे आते हैं। वह घोषणा कर सकता है कि संसद और राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। कौन घोषणा करेगा? तो 356 का 1 का 20 इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 356 का 1 का 20 इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां अब संसद द्वारा प्रयोग की जाए। तमिलनाडु में 1980 में राष्ट्रपति शासन में राज्य के सभी विधेयक संसद ने पारित किए। जम्मू कश्मीर में 2019 में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और राज्य की विधायिका के स्थान पर इसे लाया गया। ठीक है, राज्य विधानसभा का काम अब संसद करेगी, यानी राज्य के कानून और बजट या टैक्स सब केंद्र तय करेगा। संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानसभा द्वारा बने कानून जैसा ही होता है, उसे स्टेट लॉ ही माना जाता है। जब राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है तो वे कानून जारी रहते हैं जब तक राज्य खुद नया कानून ना बना ले। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। मतलब वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? तो 356 का 1 का C ये प्रावधान देता है। ऐसे कदम उठा सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो राज्य में शासन चलाने के लिए आवश्यक हों, यहाँ तक कि राज्य के संवैधानिक निकायों जैसे लोक सेवा आयोग, विधानसभा की समितियाँ को भी निलंबित किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति वह सभी कदम उठाने का आधार उठाएगा जो राज्य में शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, यहाँ तक कि राज्य के संवैधानिक निकायों जैसे लोक सेवा आयोग, विधानसभा समिति, इनको भी निलंबित किया जा सकता है। पंजाब में जब 1987 से 1992 तक राज्य लोक सेवा आयोग और विधानसभा समितियों को भी निलंबित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद और राज्य आयोग को निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन में संविधान का राज्य अध्याय जैसे पॉज हो जाता है, यानी आर्टिकल 154 से 212 तक के अधिकांश प्रावधान निष्क्रिय हो जाते हैं। यह शक्ति अत्यंत असाधारण मानी जाती है और जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। SR बोम्मई केस के पश्चात राष्ट्रपति सीधे न्यायपालिका की शक्तियों को नहीं छू सकता। हाई कोर्ट की स्वतंत्रता बनी रहती है। हाई कोर्ट बना रहता है क्योंकि राष्ट्रपति न्यायपालिका की शक्तियों को नहीं छू सकता है, बाकी सबको समाप्त कर सकता है। अब ये हो गया। मुख्यमंत्री की परिषद भंग कर दी जाती है। मतलब अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री की परिषद के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलाता और राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है अथवा निलंबित कर सकता है और संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित कर सकती है। जब कोई तो इतना मैटर आप समझ लीजिए। तो मुख्यमंत्री की परिषद को भंग कर सकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलाता है। ये प्रावधान भी 356 के बने में प्लस राज्यपाल के कर्तव्य अनुच्छेद 153 से 162 में मिलेंगे आपको। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समाप्त कर दी जाती है और राज्यपाल अब राष्ट्रपति के नाम से कार्य करने लगता है।
उत्तराखंड में 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार बर्खास्त हुई तो राज्यपाल ने शासन संभाल लिया। बिहार में नीतीश कुमार के पद ग्रहण से पहले राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन चला। मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो इसलिए राज्यपाल चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है। राज्यपाल के अधीन सामान्यतः एडवाइजर्स कमेटी बनाई जाती हैं, जो आईएएस अधिकारी या रिटायर्ड सचिव होते हैं। ये गवर्नर प्लस एडवाइजर रूल कहलाता है। गवर्नर और एडवाइजर का रूल कहलाता है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकता है। इसका मतलब अनुच्छेद 356 के बी के तहत जो विधानसभा का विघटित या निलंबन जो हो रहा है, उसके लिए आपको हमेशा एक आर्टिकल याद रखना, 356 का वन का बी। तो बी को यहाँ विधानसभा से आप याद रख सकते हैं। और विधानसभा को 356 है तो भंग ही कर रहे होंगे, कोई बहाल तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपातकालीन प्रावधान है 352 से 360 तक। तो राष्ट्रपति अपनी घोषणा में यह तय कर सकता है कि राज्य विधानसभा या तो डिसॉल्व होगी या केप्ट अंडर सस्पेंशन या निलंबित होगी। ये राष्ट्रपति अपनी घोषणा में खुद बताएगा कि हमें डिसॉल्व करना है कि निलंबित करना है। बिहार में विधानसभा निलंबित रखी गई थी। उत्तराखंड में विधानसभा निलंबित रही जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बहाल नहीं कर दिया था। मतलब विघटन बराबर विधानसभा खत्म, निलंबन बराबर विधानसभा अस्थायी रूप से निष्क्रिय, बाद में पुनः सक्रिय हो सकती है। तो सस्पेंडेड असेंबली का विचार बम्बई केस 1994 के बाद ज़्यादा अपनाया गया, ताकि राज्य की लोकतांत्रिक संरचना पूरी तरह से नहीं मिटे। पहले तो केवल भंग ही कर दिया जाता था। अब क्या, भंग नहीं करना, भंग के स्थान में आप सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है। संसद राज्य के लिए विधि बना सकती है या यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है। मतलब ये 357 आर्टिकल पे अब आए, अभी तक 356 ही चल रहा था। 355 के आधार पे क्या है, वो मतलब राज्य का सुरक्षा करेगा या सुनिश्चित करेगा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलाए 355 से। अगर नहीं चल रहा है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन 356 से। 356 राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, जो आपने जितने पढ़े हैं 356 का वन का ए बी सी सब पढ़ा। बी से विधानसभा भंग हो रही है, 356 सी भी पढ़ दिया। अब हम चलते हैं 357 के वन के एक पर। 357 के वन के ए पर चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है ये वाली जो बात है नीचे वाली, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। मतलब संसद राज्य के लिए विधि बना सकती है, संसद राज्य के लिए विधि बना सकती है और राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। मतलब संसद राज्य के लिए विधि बनाएगी और यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है, या राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को भी सौंप सकती है। ये 357 के वन के ए के तहत होता है। किसके तहत होता है? 357 के वन के ए के तहत। जब राज्य की विधायिका निलंबित हो तो संसद राज्य के लिए कानून बनाएगी और संसद चाहे तो यह शक्ति राष्ट्रपति या किसी अधिकारी को सौंप सकती है। ये बात है, या तो संसद खुद बना दे, तो संसद नहीं बना रही तो राष्ट्रपति को सौंप दे। राष्ट्रपति कहाँ से बनाएगा? वो राज्यपाल से कह देगा, वहीं तो अपने स्तर से बनवा दे रहो। ये जो बात है। जम्मू कश्मीर में 2019 में संसद ने राज्य के पुनर्गठन का कानून बनाया। पंजाब में संसद ने राज्यपाल को कानून बनाने की शक्ति सौंप दी। विधानसभा नहीं, संसद ही राज्य की असेंबली बन जाती है और कभी कभी यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है ताकि वह अधिनियम जारी करे। गवर्नर रूल स्टाइल पर यह चलता है। इस स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य कानून माना जाता है। अनुच्छेद 357 के 2 के तहत 357 के 2 के तहत वो कानून है जो संसद बना रही है, लेकिन वो होते हैं राज्य कानून। जब राज्य में चुनाव होकर सरकार बनती है तो ये कानून तब तक वैध रहते हैं जब तक नई सरकार उन्हें रद्द न कर दे। ठीक है, तो नई सरकार आके इन्हें चाहे तो रद्द कर सकती है। तो हम लोग अभी पहले कुछ आर्टिकल्स को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 356 के वन के ए में क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात कर रहा है। 356 का वन का भी विधायिका पर नियंत्रण की बात हो रही है। 356 का वन का से अन्य प्रावधानों के निलंबन की बात हो रही है। और 357 का वन का ये संसद कानून बना सकती है, वो वाली बात हो रही है। 356 का 2 कह रहा है इसकी वापसी की बात कर रहा है। ये विधानसभा की वापसी फिर से हो सकती है। मतलब 356 का 2 कह रहा है
कि राष्ट्रपति कभी भी शासन को हटा सकता है, जैसे उत्तराखंड में 2016 में हटाया। और 357 का बन का ये कह रहा है, 356 का बन के कह रहा है कि कार्यपालिका का नियंत्रण, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। और 357 का बन का ये कह रहा है संसद कानून बना सकती है, मतलब संसद या राष्ट्रपति राज्य के लिए विधि बना सकते हैं। ठीक है। और 357 का बन का बी कह रहा है विधायिका का नियंत्रण, संसद राज्य विधायिका का कार्य करेगी। 356 का बन का सी कह रहा है कि अन्य प्रावधानों को निलंबन, आयोग संस्थाएं निष्क्रिय हो सकती, मतलब 356 का बन का कह रहा विधायिका का नियंत्रण, संसद राज्य विधायिका का कार्य करेगी। और 356 का बन का सी कह रहा है अन्य प्रावधानों का निलंबन। तो ऐसे 356 का बन का ये कार्यपालिका, 356 बन का भी विधायिका, और बन का सी अन्य प्रावधानों की बात करता है, अन्य प्रावधानों के निलंबन की बात करता है। जैसे कोई आयोग संस्थाएं इन्हें निष्क्रिय करना हो तो बन के सी का था, कमीशन को निष्क्रिय करना हो बन का सी, विधानसभा को निष्क्रिय करना तो बी, एग्जीक्यूटिव को निष्क्रिय करना तो ए। और 357 का भी कह रहा है कि संसद कानून बना सकती है, कि संसद या राष्ट्रपति राज्य के लिए भी विधि बना सकती है। 356 का दो वापसी की बात कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति शासन का मूल प्रभाव है। राज्य में यूनियन की अस्थायी प्रदेश सरकार लागू हो सकती है, और केंद्र के हाथ में 3 शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव 356 बन ए, लेजिस्लेटिव 356 बन बी, एडमिनिस्ट्रेटिव 356 बन सी चली जाती हैं, और न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहती है। यही संविधान की आत्मा है। प्रेसिडेंट रूल डज नॉट मीन द डेथ ऑफ फेडरलिज्म, इट मीन इट्स टेम्पररी रिपेयर। अब हम लोग अगले मामले पे चलते हैं। अगला मामला मतलब ये जो है, संसद या किसी प्रतिनिधिमंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों व प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों को निर्वहन के लिए विधि बना सकते हैं। मतलब यह संसद या किसी प्रतिनिधिमंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों और प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकते हैं। इतना हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए आपको जब इन पे विधि बनाने की बात आए तो 357 का बन का भी पढ़ो। वो विधानसभा की बात, विधानसभा को भंग करना तो 356 का बन का भी पढ़ो, और 357 का बन का भी पढ़ रहे हो तो आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। जब राज्य की विधानसभा भंग हो या निलंबित हो तब संसद या राष्ट्रपति यह तय कर सकते हैं कि केंद्र या उसके अधीनस्थ अधिकारी जैसे राज्यपाल, सलाहकार, सचिव राज्य की प्रशासनिक या विधायी शक्तियों का प्रयोग करें। ठीक है। पंजाब में 87 बान संसद ने अधिनियम बनाकर राज्यपाल और केंद्रीय अधिकारियों को अधिकार दिए कि वह पुलिस, शिक्षा, राजस्व आदि पर आदेश जारी करें। जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल के साथ 2 सलाहकारों की समिति बनी जिनके पास मंत्रियों जैसी शक्ति थी। ठीक है। मतलब जब विधानसभा नहीं है तो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों, गवर्नर और एडवाइजर्स को राज्य के कानून लागू करने और प्रशासन चलाने की शक्ति दे सकता है। यह डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर कहलाती है। ये पावर कौन सी है? डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर कहलाती है। मतलब राष्ट्रपति सीधे शासन नहीं चलाता और प्राधिकरण को शक्ति सौंपता है, और इसे गवर्नर विद काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स रूल कहा जाता है। ठीक है। ये जो बात हो, विघटन होने के समय राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव। अच्छा, वो तो क्लियर है, जब विधानसभा होगा विघटन हो जाएगा तो नई विधानसभा बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि पुरानी विधानसभा विघटित हो गई, खत्म हो जाती। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं। मतलब जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, मतलब क्या नहीं चल रहा, सत्र नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति महोदय संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को अधिकृत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 357 का भी बन का सी पढ़ना पड़ेगा। 357 के बन के 3 ये देखता कि आप किसकी सहायता से कार्य करेंगे। एडवाइजर्स, गवर्नर और एडवाइजर्स के माध्यम से करेंगे। 357 का ये था कि आप मतलब काम कर सकते हैं, आप पे शक्ति है इस तरीके का। अब 357 का बन का सी है, ये कह रहा है कि साथ ही सभी संबंधित अनुच्छेद 266 का 3 भी पढ़ो। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात करता है। इसके साथ एक संचित निधि से कुछ विवाद कर रहे हैं तो आप क्या करो, 266 का 3 भी पढ़ दो, 3 भी इसके साथ पढ़ दो, 266 का 3।
ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात करता है। यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट पारित नहीं हो पाता और लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति यह अधिकार देता है कि राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से एक्सपेंडिचर किया जा सके अर्थात व्यय किया जा सके जब तक संसद इसकी अनुमति न दे दे। तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। उत्तराखंड में 2016 में बजट पारित नहीं हो पाया था, राष्ट्रपति ने वित्तीय प्राधिकरण को ऐसा अधिकार दे दिया। ऐसे जम्मू कश्मीर में लोकसभा में सत्र न होने पर राष्ट्रपति ने वोट ऑन अकाउंट की अनुमति दी। राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट संसद बनाती है, पर अगर राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट संसद बनाती है, पर अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अस्थायी वित्तीय अनुमति देता है ताकि शासन ठप ना हो। मतलब एक बात ध्यान रखना, बजट कौन राष्ट्रपति नहीं बना रहे, बजट संसद बना रही। जब संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अस्थायी वित्तीय अनुमति देते हैं। यह प्रावधान इसलिए डाला गया है ताकि वित्तीय प्रशासन में निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। राष्ट्रपति को इस स्थिति में राज्य के वित्तीय वर्ष के खर्च तक की अनुमति देने का अधिकार है। कब तक राज्य के वित्तीय वर्ष के खर्च तक इस अनुमति को देने का अधिकार है? वोट ऑन अकाउंट सिस्टम में चलता है। इसमें ये 357 का बनकर सी प्लस 266 के 3 के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। अब चल रहे हैं हम लोग आगे। अब हम लोग अगली पंक्ति पर चलते हैं। ये जो है ना, ये राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून, चाहे वो कानून राष्ट्रपति बनाए या संसद बनाए या फिर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी जैसे राज्यपाल अपने एडवाइजर्स के माध्यम से बनवाए, इनके द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। ये वाली जो बात हो रही, ये बात कहाँ पे लिखा है कि अगर ऐसा कानून बन जाए तो प्रभावी रहेगा? ये 357 के 2 में लिखा है। 357 के 2 में लिखा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून, आदेश या विनियम राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर स्वतः निरस्त नहीं होते। वे तब तक लागू रहते हैं जब तक राज्य विधानसभा उन्हें वापस न ले या संशोधित न करे या पुनः लागू न करे। पंजाब में 1992 में राष्ट्रपति शासन के दौरान बने कानून बाद में जब नई विधानसभा गठित हो गई तो उन्हें संशोधित किए गए, उन्हें रद्द नहीं किया गया था। वैसे ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन में बने सभी कानून केंद्रीय कानून यूटी में आज भी लागू है। तो राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार ने कानून बनाए थे और फिर अब वो केंद्रीय यूटी बन गया है, ऐसा संघ शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, तो वो कानून आज भी लागू है। तो इसका मतलब है राष्ट्रपति शासन में जो कानून बनाए जाते हैं वो टाइम लिमिट से नहीं होते हैं कि जैसे राष्ट्रपति शासन खत्म कानून भी खत्म, नहीं। नई विधानसभा चाहे तो उन कानूनों में परिवर्तन कर सकती है। तो राष्ट्रपति शासन खत्म होते ही राज्य के कानून गायब नहीं हो जाते हैं, वे स्थायी वैधानिक रूप में रहते हैं जब तक नई विधानसभा उन्हें बदल न दे। तो यह संविधान का कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन में कानूनी रिक्तता अर्थात लीगल वैक्यूम ना बने, अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता। ये बड़ी बात है। अन्य शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर, शक्तियां और कार्य प्रभावी रहती है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यायपालिका एकीकृत है और वो अलग है, वो केंद्र और राज्यों के मध्य में नहीं फंसती, वो अलग चीज है। तो राष्ट्रपति इसके लिए अनुच्छेद 356 में ये बात स्पष्ट नहीं है, परंतु न्यायिक व्याख्या द्वारा स्थापित सिद्धांत यही है कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय से पुष्टि हुई कि संबंधित अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के प्रावधान हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी हाईकोर्ट अपनी संवैधानिक स्थिति, अपने यूरिडिक्शन, अपनी शक्तियों को बनाए रखता है। राष्ट्रपति उसके कार्य अस्तित्व को निलंबित या सीमित नहीं कर सकता। मतलब उत्तराखंड में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन था तो हाईकोर्ट ने ही राष्ट्रपति को आदेश को रद्द किया, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र रही। पंजाब में 1990 में राष्ट्रपति शासन के दौरान हाईकोर्ट ने हैबीज कॉर्पस एचकैंसनी और सरकार को आदेश दिए। मतलब भले ही राज्य की कार्यपालिका और विधायिका केंद्र के अधीन चली जाए पर न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है, यानी संविधान का न्यायिक स्तंभ कभी भी नहीं गिरता। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 को पार्शियल ब्रेकडाउन क्लॉज कहा गया है, क्योंकि केवल 2 स्तंभ एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव से प्रभावित होते हैं, जुडिशरी नहीं।
राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 32 या 226 की शक्तियां नहीं होती, वे कोर्ट के पास ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बात हुई। अब इसके अलावा हम इनके अनुच्छेदों का एक बार रिवीजन करते हैं। तो 357 का वन का भी है, ये राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी को विधि बनाने की शक्ति देता है और यह विधि गवर्नर के एडवाइजर्स के अधिकार देती है। और 357 का वन का सी व 266 का जो 3 है वो राज्य की संचित निधि से व्यय की अनुमति देता है, अर्थात वोट ऑन अकाउंट द्वारा व्यय। और 357 का 2 है कानूनों की निरंतरता की बात करता है, शासन खत्म होने के बाद भी कानून जारी रहते हैं। 214 और 231 उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अर्थात न्यायपालिका राष्ट्रपति शासन में अप्रभावित रहती है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति शासन में एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर केंद्र के अधीन आ जाते हैं, पर ज्यूडिशरी स्वतंत्र बनी रहती है। राष्ट्रपति शासन में बनाए गए कानूनों की कंटिन्यूटी प्रिंसिपल लागू होता है। वित्तीय प्रबंधन भी केंद्र नियंत्रित करता है ताकि प्रशासन ठप ना हो। यह संविधान का सर्जिकल टूल है, उपचार के लिए है, न कि विनाश के लिए। B.R. अम्बेडकर का एक प्रसिद्ध कथन है कि एन आर्टिकल लाइक 56 मस्ट बी यूज्ड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस बिकॉज एवरी मिसयूज वीकनेस द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर साहब का कथन है, पर इसको हम लोगों ने इसका सही से प्रयोग नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है, वो भी अकारण। तो ये जो है ये गलत था। अब हम एक टेबल पे जा रहे हैं जो तुलना करेगी इसकी राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की। तो इस तुलना किस आधार पर कर रही है वो ये देखना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में तुलना है। तो पहले कर लेते हैं। अनुच्छेद 352 से है राष्ट्रीय आपातकाल, वो 356 से है राष्ट्रपति शासन। इसमें लिखा है कि यह केवल तब उद्घोषित की जाती है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। जबकि राष्ट्रपति शासन इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही और इनका कारण युद्ध, और इसका कारण क्या हो, कहाँ, और इसका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह ना हो। अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, कारण युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, सैन्य विद्रोह के कारण, तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगे। तो राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, उनका कारण युद्ध ना हो, बाह्य आक्रमण ना हो, सैन्य विद्रोह ना हो। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी घोषणा के बाद, अब राष्ट्रीय आपातकाल पे आते हैं 2 नंबर में। इसकी घोषणा के बाद राज्य कार्यकारिणी और विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्ति केंद्र को प्राप्त हो जाती है। मतलब इसकी घोषणा के बाद राज्य की कार्यकारिणी और विधायिका संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायी या प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। जबकि इस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन में राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसी के विरुद्ध तो राष्ट्रपति शासन लगता है और राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है या विघटित होते हैं। एसआर बम्बई के केस के बाद निलंबित ज़्यादा हो रही है, विघटित नहीं करते हम लोग। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है। किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। राष्ट्रपति प्रशासन तो राज्यपाल के, सरकार का काम राज्यपाल करता है और विधानसभा का काम संसद करती है। और वो भी 356 के वन के बी के तहत। विधानसभा को भंग 356 वन के बी के तहत होते हैं, लेकिन विधानसभा का काम 357 के वन के बी के तहत करेंगे। ठीक है, संक्षेप में राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां किससे प्राप्त हो जाती हैं? केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, राज्य काम करता रहता है, पर केंद्र निर्देश देने लगता है राज्य सूची के विषयों पर। ये अंतर होता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी निर्देश देता है, जो विधायी विषयों का बंटवारा है वो नहीं रह जाता है। सरकार तो काम करती है राज्यों में, जबकि 356 में सरकार काम नहीं करती, सरकार की जगह राज्यपाल काम करते हैं।
और विधानसभा की जगह संसद काम करती है, ठीक है। तब तक विधानसभा सस्पेंड रहती है। इसके अंतर्गत संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है, अर्थात वह शक्ति किसी अन्य निकाय अथवा प्राधिकरण को नहीं दी जाती है। जबकि इसके अंतर्गत जो होती है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है। अब तक यह पद्धति रही कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। अब तक क्या पद्धति रही कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। मतलब संबंधित राज्य से संसद के लिए कौन कौन चुना जाता है, वहाँ के लोकसभा सदस्य, वहाँ के राज्यसभा सदस्य। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाना जाता है। इससे राष्ट्रपति नियम के रूप मतलब जैसे मान लो आपका राज्य है, आपके राज्य से मान लो 30 सदस्य राज्यसभा से, 11 राज्यसभा से, 30 लोकसभा से, तो 41 सदस्य। इन 41 सदस्यों के माध्यम से इनकी सलाह से राष्ट्रपति काम करेंगे। ऐसी कुछ बातें हैं कि अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुनेगा, संसद के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए होगा, चुनेगा सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। वह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। इसके लिए अधिकतम समय अवधि निश्चित नहीं है। इसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। इसके लिए क्या है, अधिकतम समय अवधि निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल तो अनंत काल तक भी लग सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाना है और उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। जबकि इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति अथवा राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है। यहाँ तक कि इसमें तो 1 वर्ष से भी बढ़ाने के लिए ये बात होती है कि आप चुनाव आयोग की परमिशन लेके आओ या ये सिद्ध करो कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, तभी राष्ट्रपति शासन बढ़ाओगे, नहीं तो ये नहीं बढ़ेगा। और इसके अंतर्गत सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी राज्य होते हैं और केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल। जबकि इसमें केवल उस राज्य में जहां पर आपातकाल लागू होता है केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। देखो, इसमें या तो पूरे भारत पे लगता है राष्ट्रीय आपातकाल या किसी राज्य पे लगा रहा है, तब भी वो उसके जो प्रावधान अन्य राज्यों पर भी लागू हो सकते हैं यदि राष्ट्रपति चाहें, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसा कह सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, जैसे आपने तमिलनाडु पे राष्ट्रपति शासन लगाया तो तमिलनाडु पे ही लगाया है, वो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक पर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। यदि ये राज्य की सीमाओं के अंदर होते हैं, ये पूरे भारत को प्रभावित करते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल है। तो इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। मतलब इसकी घोषणा करो या इसे जारी रखो, मतलब इससे संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। और इसका क्या है, इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। मतलब इसमें जो प्रस्ताव है विशेष बहुमत द्वारा होंगे, इसमें सामान्य बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होंगे। यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। कौन? 352 के तहत राष्ट्रपति का। यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, एक केवल उस राज्य की सरकार को प्रभावित करता है। लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, बिल्कुल। ये 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसे राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। आप उसमें क्या होता था, जैसे मान लो सरकार सलाह दे रही है कि भाई वापस लो, राष्ट्रपति तब भी वापस नहीं ले रहे, ऐसा भी हो जाता था। तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 44 संशोधन 1978 ने कहा भाई लोकसभा कह देगी तो फिर आपको वापस लेना पड़ेगा। ये जो बात है। अब हम लोग बात करेंगे 356 की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे 356 आर्टिकल। देख लेते हैं 356 को। अनुच्छेद 356 का प्रयोग वर्ष 1950 से अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से किया गया। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ, आपने अपने राजनीतिक कारण आप देख ही रहे हो, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनने गैर कांग्रेसी राज्यों से राज्यपाल को हटा दिया। ये तो राज्यपाल को हटाने की बात हुई। उसी प्रकार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में जो टसन चला था, जैसे कांग्रेस आ रही तो वो गैर कांग्रेसी सरकार को हटा रही, वो गैर कांग्रेसी सरकार आ रही वो कांग्रेसी राज्यों को हटा दे रही।
ऐसे प्रावधान हमारे यहाँ बहुत चले। मतलब कई बार ऐसा देखा गया कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से और राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है, जिसे B.R. अम्बेडकर साहब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते थे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया और अब तक लगभग सभी राज्यों में एक अथवा दो अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ आ गए। जब 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि विराज विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो ये जो है, आप कह रहे हैं जैसे मान लो कोई पार्टी कह रही है लोकसभा में जैसे आप हार गए तो आप राज्यों में भी नहीं रहा क्योंकि आपने जनमत खो दिया, जबकि ये नहीं दिमाग लगाया कि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सन 1992 में बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे थे। बम्बई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटका एवं 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। जबकि जो बम्बई के इसमें जो लग रहे थे ये राज्य केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुपालन में असमर्थ हो रहे थे। मतलब बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन पे कोर्ट ने कहा ठीक है, इन पे लगाओ राष्ट्रपति शासन, क्योंकि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उच्चतम न्यायालय ने अपने दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 89 में कर्नाटक एवं 91 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। वहाँ वैध इसलिए ठहराया था क्योंकि वहाँ धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं हो रहा था, वहाँ हिंदू धर्म को वर्चस्व दिया जा रहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा केंद्र को उसके हस्तक्षेप प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि वह प्रांत की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसमें हमें उन कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करता है तो यह संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे और वे एक मृत पत्र होंगे। यदि कभी उनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति, जिसमें ये सभी शक्तियां निहित हैं, प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेगा। हालांकि अनवर्ती घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जिसे संविधान का मृत पत्र माना गया वही राज्य सरकार और विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ। इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य H.B. कामत ने कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो अब जीवित नहीं, परंतु यह अनुच्छेद अभी भी जीवित है। ठीक है, अब चलते हैं न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कब किया गया था? ये 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संशोधन से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं। ठीक है, मतलब पहले था कि हाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि है तो ठीक है, लेकिन 1978 का 44वां संशोधन कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं, उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ऐसी बात जो हो रही। बम्बई मामले 1994 में, जो बम्बई मामला था 1994 में, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत
राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए। मुंबई मामले 1994 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए। कौन कौन से निर्णय हैं ये हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करे कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी न्यायिक समीक्षा करवा लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्क संगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है, मतलब राष्ट्रपति अगर कुछ कर रहे हैं तो तर्क संगत आधार पर आधारित होना चाहिए और राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है। यदि यह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावनाकृत है तो यह तर्क विरुद्ध पाया जाएगा। केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी, किस पर जिम्मेदारी होगी, तो केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करें। क्या यह केंद्र पर जिम्मेदारी होगी, तो हाँ बिल्कुल केंद्र पर जिम्मेदारी होगी। तो पहली 3 घोषणाएं फिर से पढ़ दीजिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू होगा। एक बात, राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्क संगत संसाधनों पर आधारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि वह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाता है। मतलब यदि तर्क संगत संसाधनों पर आधारित नहीं तो लगा देगा न्यायालय रोक। न्यायालय रोक क्यों लगाएगा? क्योंकि वो अतार्किक है, क्योंकि वो अन्यथा आधार पर आधारित है, क्योंकि वो दुर्भावनाकृत है, क्योंकि वो तर्क विरुद्ध है, इसलिए न्यायालय रोक लगाएगा। और केंद्र पर यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करेगा। अब आप कहोगे ये बात केंद्र की तरफ से कौन रखेगा? तो केंद्र खुद अपने तरफ से ये बात रखेगा और कहेगा कि भाई ये तर्क हैं, यहाँ देख लीजिए। तो केंद्र को भी इस अधिकार है कि वो न्यायालय में तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त हैं, अब तो यह देखता है कि कार्य तर्कसम्मत है अथवा नहीं। हाँ बिल्कुल, बोम्मई केस में ये कहा कि न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही हैं अथवा पर्याप्त हैं, अब तो वो यह देखता है कि ये जो चीज़ें हैं वो तर्कसम्मत हैं अथवा नहीं है, ये जो बात करता है। अर्थात न्यायालय भावनाओं पे नहीं चलता, न्यायालय तर्क पे चलता है। यदि न्यायालय राष्ट्रपति घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। एसआर बोम्मई केस 1994 में न्यायालय कह रहा है कि यदि न्यायालय राष्ट्रपति घोषणा को असंवैधानिक अथवा अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित राज्य सरकार को हम पुनः स्थापित कर ही देंगे। जो तुमने विधानसभा का विघटित कर दिया हम उसे भी पुनः बहाल कर देंगे। ये बात हुई, इसलिए ये तो अब विधानसभाएं विघटित नहीं होती हैं, अब विधानसभाएं निलंबित होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब विघटन का कोई औचित्य ही नहीं है, निलंबन ही कर दो, इससे अच्छा तो क्योंकि फिर विघटन के बाद फिर से बहाल हो जाएंगी तो फिर तो और दिक्कत है। 6वें नंबर पे आते हैं। राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है, राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। हाँ, यदि इस घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाएगी तो राज्य विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। जब तक ऐसी कोई घोषणा को मंजूरी नहीं मिलेगी तो राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है, विघटित नहीं कर सकता। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है, ठीक, इसलिए निलंबित करते हैं। और ये जो मंजूरी देने वाला है आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी लेना पड़ेगी, ये नहीं है कि एक सदन से ही मंजूरी ले रहे हैं। अगर इसको हम डिटेल से समझे तो ये मामला है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने या उसकी घोषणा को अनुमोदित करने के लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से अर्थ है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आपके यहाँ 545 सदस्य लोकसभा में हैं तो 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। मतलब ऐसा है कि 550 सदस्य आपकी लोकसभा में हैं, 545, उस समय 400 सदस्य उपस्थित थे, तो 400 में से 400 का आधा 200 प्लस 1 अर्थात 201 सदस्य आपके पक्ष में है तो आपका साधारण बहुमत पूरा माना जाएगा।
तो हमें अगर कोई राष्ट्रपति शासन को लागू कराना है तो हमें 400 सदस्य उपस्थित है, तो 200 सदस्य, एक सदस्य को लोकसभा में, और जितना ऐसा ऐसा ही राज्यसभा में भी इसी आधार पर राज्यसभा में भी पारित कराना। मतलब जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज देंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर देंगे। ठीक है, ऐसी घोषणा 2 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति के लिए रखी जाती है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति मिलने के बाद ही विधानसभा भंग की जा सकती है, उससे पहले केवल उसे निलंबित किया जाता है। यदि संसद स्वीकृति नहीं देती है तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है और विधानसभा पुनः अस्तित्व में आ जाती है। ये बात हो गई। ठीक है, अब 7 नंबर का निर्णय पर हम चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। 356 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो बीजेपी शासित राज्यों की सरकार गिरा दी थी, जैसे बता नहीं था उसकी मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें गिर गई थी। नंबर 8 पे आते हैं। राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक यह ना हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। अब जैसे से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब है कि यदि किसी राज्य सरकार का विधानसभा में बहुमत संदिग्ध हो जाए, यानी उस पर विश्वास ना हो, तो यह विषय विधानसभा के विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से तय होना चाहिए। या तो आप विश्वास प्रस्ताव लाएं या अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ना कि केंद्र या राष्ट्रपति के विवेक से। जब तक विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय विधानसभा में ना हो जाए तब तक मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद पद पर बनी रहती है। मतलब राज्य सरकार का विधानसभा विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक यह न हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अजीत पवार के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन जब विधानसभा में बहुमत दिखाने को कहा गया तो स्पष्ट हो गया कि सरकार के पास पर्याप्त समर्थन नहीं है और विश्वास मत होने से पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। 2019 की बात कर रहे हैं। यहाँ विश्वास मत वह प्रक्रिया थी जिससे बहुमत का असली परीक्षण होता है। कर्नाटक में भी 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस की जेडीएस गठबंधन की सरकार ने विश्वास मत खो दिया। जब कई विधायक अनुपस्थित रहे तो विधानसभा में हुए मतदान में सरकार विश्वास मत साबित नहीं कर सकी। इसलिए मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। जब तक यह मतदान नहीं हुआ था तब तक सरकार कानूनी रूप से बनी रही। उत्तराखंड में 2016 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से पहले विधानसभा में विश्वास मत को लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय करना कि सरकार बहुमत में है या नहीं केवल विधानसभा के सदन में मतदान द्वारा तय किया जा सकता है, न कि केंद्र द्वारा। अदालत के आदेश के बाद विधानसभा में बहुमत परीक्षण हुआ और हारने पर सरकार चली गई। इसलिए इस कथन का सार यह है कि किसी राज्य सरकार का बहुमत सिर्फ विधानसभा के भीतर मतदान से ही साबित या खारिज किया जा सकता है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती मंत्रिपरिषद संवैधानिक रूप से अपने पद पर बनी रहती है। ये बात है। ये जो है ना, ये किस आर्टिकल से होता है मुझे बताइए। तो सीधा बात है, इसमें जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो किस आर्टिकल से? एक ही आर्टिकल 356 जो होता है राष्ट्रपति के शासन के लिए। ये बात हो गई। अब क्या है इसका अगला निर्णय क्या है? जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। पहले क्या होता था, मोरारजी देसाई आए, उन्होंने इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया अन्य राज्यों से। वो आए, उनने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये सब बंद करो। तो ये एस.आर. बोम्मई के बाद अब ऐसा नहीं होता। अब क्या, अब तो केवल राज्यपाल हटाए जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्य में विधानसभाएं बनी रहती हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, राज्यपाल हटाए जाते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री को ही हटा दिया जाता था। अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियाँ विशिष्ट शक्तियाँ हैं। इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा कदा ही करना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 356 है, उसके अधीन जो शक्तियाँ हैं वो कैसी शक्तियाँ हैं, वो विशिष्ट है। इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में और यदा कदा ही करना चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले में हम बात करेंगे। उपयुक्त और अनुपयुक्त, उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले। ठीक है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।